दोपहर के 3 बजने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और इस वक्त एक बड़ी खबर है, दुखद खबर है जो मुंबई से आ रही है। ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर का निधन हो गया है। तो 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। तो राजीव कपूर को चैंबूर स्थित घर में दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद उन्हें रणबीर कपूर समेत बाकी परिवार के सदस्य अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो फिल्म में भी आपने देखा ने राम तेरी गंगा मैली, जो इनकी सुपरहिट फिल्म रही थी। तो फिलहाल एक और दुखद खबर फिल्म जगत से आ रही है। 58 साल के राजीव कपूर जिनका दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो रणबीर कपूर और उनके जो भी परिवार के सदस्य थे वो चैंबूर स्थित घर में जब उनको दौरा आया तो अस्पताल तुरंत लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए लगातार जो बुरा दौर है, जो नुकसान की खबरें हैं वो आ रही हैं। ऐसे में एक और नाम, एक और कलाकार जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो राजीव कपूर जिनका निधन हो गया है। चलिए और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आई आपदा की। तो 7 फरवरी को आई आपदा में अब तक 31 से शव मिल चुके हैं और वहीं अभी 150 ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता नहीं है। तो रैणी गांव में पुलिस के जवानों ने यहां पर 2 शव बरामद किए हैं और फिलहाल 2 जवानों के शव मिले हैं। तपोवन टनल में 35 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। तो सर्च अभियान दिन रात चल रहा है। 12 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है। युद्ध स्तर पर यह कार्य चल रहा है और आज गृह मंत्री ने भी जिक्र किया है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है और ज्यादा जो लोग टनल में फंसे हुए हैं, सुरंग में फंसे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो जो ये हिम प्रलय कहें, इसे जल प्रलय कहें, जो आया था उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 31 शव अब तक मिले हैं। तो रैणी गांव में पुलिस के 2 जवानों के भी शव बरामद हुए हैं। तो ये तपोवन टनल है जहां अब भी आशंका है कि 35 लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा जो अगल बगल कीचड़ है। तो फिलहाल स्थिति क्या है जानने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी दीपांकर का। तो दीपांकर, क्या स्थिति है इस वक्त? प्रीति, बिल्कुल जो बात आपने कही कि सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर मलबा बना हुआ है और ये मलबा ही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी जो एडीजी आईटीबीपी है मनोज रावत, उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जैसे जैसे मलबे को अंदर से हटाया जा रहा है टनल से, वैसे वैसे फिर मलबा आगे आता है और इसी मलबे ने सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी की हुई है। आप अगर यहाँ से इन तस्वीरों में देखें तो जहां तक नजर जाएगी आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट जहां टूटा है वहां से लेकर पूरी नदी का जो एरिया है इसको देख लीजिए और ये जो टनल को पूरा रास्ता जा रहा है और जहां पर सामने ये लोग खड़े हैं, ये टनल यहां से टर्न लेते ही टनल शुरू होती है। तो हर तरफ सिर्फ कीचड़ है प्रीति, और इस कीचड़ में आज सुबह एक शख्स को उतारने की कोशिश भी हुई कि हो सकता है कि तलाश की जाए कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का टूटा है यहां पर किसी की तलाश हो, किसी को खोजा जाए, लेकिन वो शख्स वहां पर धंस गया। तो फिर वो ऑपरेशन एनडीआरएफ को वहां पर रोकना पड़ा। इसके अलावा ऑपरेशन इतना बड़ा है कि इसमें सेना, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, 8-9 बड़ी बड़ी एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी, इसके अलावा सेना खुद लगी हुई है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कहीं कोई बड़ी सफलता किसी को नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस कीचड़ में यहां पर काम करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पुलिस के लिए, सभी के लिए, जो कोई भी यहां पर मौजूद है उसके लिए बहुत चुनौतियां अभी है। और अभी कब जाकर यह ऑपरेशन खत्म होगा? हालांकि जो नॉर्दर्न कमांड के यहां पर जीओसी आए थे राजीव छिब्बर, उनका यह कहना था कि ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक टनल्स में उन 35 लोगों को ट्रेस नहीं कर लिया जाता। लेकिन वो 35 लोग कब मिलेंगे और कितना वक्त इसमें लगेगा ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है प्रीति। बिल्कुल। और दीपांकर, क्योंकि लगभग शायद जो जानकारी अगर सही नहीं है तो करेक्ट करेगा, 40 मीटर शायद और बची है टनल, तो उस एरिया तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लगभग 150 मीटर का एरिया क्लीन कर दिया गया है, तो अंदर जाना, मलबे को लेकर फिर बाहर आना, तो बहुत ज्यादा मशीनरी यहाँ पर काम नहीं कर रही होंगी जहां तक हमें लग रहा है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वही काम कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल प्रीति, इस तरह की कीचड़ है और कीचड़ का पूरा ढेर है और कीचड़ के ढेर ने पूरी टनल को लॉक किया हुआ है। आप जैसे उस कीचड़ को हटाते हैं तो अंदर से पानी के साथ फिर कीचड़ सामने निकल कर आता है। तो ऐसे में एक मशीन और एक ही रूट है आपके पास अंदर जाने का, इस टनल के इस साइड से, उसी साइड से जेसीबी अंदर जाएगी, मलबे को बाहर लाएगी। जितने में आप दोबारा फिर मलबे को निकालने की कोशिश करते हैं फिर वहां पर मलबा आकर गिरता है। तो अंदर की स्थितियां क्या है, मुझे जो खबरें मिली हैं यहाँ जो लोकल लोगों ने बताया है कि अंदर टनल के अंदर ऐसा भी है कि जहां पानी का हल्का हल्का रिसाव है। अगर यहाँ
पर ये कीचड़ है और उसके पीछे अगर पानी है तो जब ये मिट्टी हटेगी हो सकता है अंदर से पानी का बड़ा फ्लो तेजी के साथ आए, या अंदर अब जब टनल से यहां पानी हटेगा उसके बाद और अंदर कितना मलबा मिलेगा। हमारी जो आर्मी जो जीओसी थे उनसे जब बातचीत हुई थी उनका यह कहना था कि आप जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कैसे कैसे चैलेंजेस से सामना करना पड़ेगा ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ रहे हैं मुश्किलें भी बढ़ रही है। बिल्कुल, सब कुछ बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है कि अगले कदम पर आगे आप मलबा हटाएं क्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दीपांकर आप बने रहें क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, दर्दनाक घटना है, आपदा राज्य एक बार फिर से झेल रहा है। तो इसका जिक्र राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया, जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर तरह की हर संभव मदद कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय इसकी प्रथम किस्त ऑलरेडी 468। तो गृह मंत्री बयान दे रहे थे, जवाब दे रहे थे और तस्वीरें भी आप देख रहे थे। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट टनल के पास से बने हुए तपोवन टनल से भी, तपोवन बैराज से प्रभात पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रभात, आपके पास क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ यहां पर चल रहा है इस वक्त? प्रीति, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो बैराज साइड है, हम बैराज साइड की तरफ हैं और आप देख सकते हैं सामने ठीक वही बैराज है जहां पर कि अफरा तफरी का माहौल था और जहां पर कि 120 से अधिक लोग जहां पे काम कर रहे थे, और उसकी दूसरी तरफ जो आउटर टनल है जहां पे कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और जहां तक बात करें रेणी में, तो रेणी में आज 4 शव बरामद हुए हैं और अभी भी जो आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबके द्वारा मिलकर जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो 2 टीमें हैं वो टनल आउटलेट की तरफ है और जो एंट्री एग्जिट की तरफ जहां से टनल बैराज साइड है वहां पर भी जो है खुद जो है गढ़वाल स्काउट के जो है कर्नल नेगी हैं, वो उनकी टीम जो है यहाँ पर बैराज साइड में भी सर्च अभियान चलाई जा रही, क्योंकि जब ऋषि गंगा का फ्लड धौली गंगा में मिला, धौली गंगा के बाद जो यहाँ पर एनटीपीसी की जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना है उसकी बैराज साइड में नुकसान हुआ, क्योंकि यहीं पर सबसे बिल्कुल। तो प्रभात और दीपांकर, आप दोनों नजर बनाए रखें। तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग फंसे हैं वो सकुशल हों। हालांकि हकीकत ये भी है कि समय बीतने के साथ चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट देने के लिए, क्योंकि मौके पर ही आप मौजूद हैं। तो इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार नजर रखे हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा में घायल हुए लोगों से मिलने आईटीबीपी अस्पताल पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। इसके बाद आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है और जो लोग इससे प्रभावित हुए उनसे भी मुलाकात की है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में बड़ी आपदा है और उत्तराखंड जो प्रकृति के क्रोध का ही यहाँ पर भाजन बनता है, एक बार फिर से वो झेल रहा है। यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये सारी 3 तस्वीरें आप समझ सकते हैं। घायलों से मिले हैं, जो इलाके प्रभावित हैं वहां का दौरा किया है, जो लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनसे मिले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो क्षेत्र हमारा पुल के बह जाने के कारण कट गया था जनपद से या प्रदेश से, वहाँ होकर आया हूँ और वहाँ पर तत्काल निर्देश दिए गए कि आप यहाँ पर रोप लगाइए या जिसको जिप लाइन कहते हैं वो करिए। और वहीं उत्तराखंड आपदा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों की टीम बनाई है और तीनों मंत्री आज चमोली के लिए निकल चुके हैं। तो हमारा पड़ोसी प्रदेश जहां
पूरी तरह से एक्टिव है सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ है। उत्तराखंड शासन से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में बाकायदा 3 मंत्रियों की टीम बनाई गई है और लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर है और वाकई में जब इस तरह की आपदा हो तो इस तरह का सहयोग जरूरी है, महत्वपूर्ण है और ये उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों की टीम बनाते हुए उन्हें चमोली के लिए रवाना भी कर दिया है। उत्तराखंड में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये कंट्रोल रूम ही है जिसको देख रहे हैं आप कि कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो हरिद्वार में कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां के लोगों से। अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां से लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी के लोग हैं। इसके अलावा शामली, मुरादाबाद, श्रावस्ती, गोरखपुर, बिजनौर ये वो जिले हैं जहां से अभी भी लोग मिसिंग हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और लगातार जो राहत आयुक्त हैं वो संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं जिलाधिकारियों के जरिए कि किस तरीके से ये पता चल पाए कि अभी किसी की कोई खबर मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सर, अब तक का डेटा क्या कहता है? यूपी के करीब कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल नहीं पा रही है? जी, अभी तक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं समस्त सोर्सेज से, चाहे वो हमारे जिलाधिकारीगण हैं या हमारा जो यहाँ पे कॉल सेंटर जो हेल्पलाइन नंबर है 1070, उस पे लगभग अभी 58 लोगों की हमें सूचना प्राप्त हुई है और यह सूचना लगातार कॉन्टीन्यूस बेसिस पे राज्य सरकार उत्तराखंड से भी कांटेक्ट करके हम उनको दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हमने एक टीम भी भेजी है जो आज रवाना हो चुकी है ऑलरेडी जोशीमठ के लिए, जो कि घटना स्थल है, जो मेन घटना स्थल है। और हमारी कोशिश ये है कि ये जितने भी हमारे पास सूचना है वहाँ पे राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करके हम और डिटेल ले पाएँ इन लोगों के बारे में कि यह लापता हैं या वहाँ पे कहीं किसी अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे कांटेक्ट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ के लोग अभी फंसे हुए या संपर्क नहीं हो पा रहे? देखिए, अब तो हमें लगभग बहुत ज़िलों से आ गई है। जो मेन ज़िले हैं उसमें लखीमपुर खीरी है जिसमें लगभग 38 लोगों की सूची हमें जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त हुई है और वो एक तहसील है निघासन, जो कि मुख्य तरीके से वहाँ से लोग संभवतः गए थे वहाँ पे कार्य करने के लिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये संजय गोयल जी हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर पर तब जबकि कोरोना काल ने सब कुछ बिगाड़ के रखा है। तो यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अर्थव्यवस्था के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे और कंसल्टेंट के चयन के लिए आज बैठक है। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 बजे ये बैठक होने वाली है। तो जो अर्थव्यवस्था कोरोना काल में पटरी से उतरी है उसको ना सिर्फ पटरी पर लाया जा रहा बल्कि जो लक्ष्य एक तय किया गया था, जो लक्ष्य साधा गया था, उस तक भी पहुंचा जा रहा है। और इसके लिए बाकायदा आज 5 बजे शाम को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। 22 फरवरी को यूपी की योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट करीब 5.5 लाख करोड़ का होगा, जिसमें किसान, नौजवान पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। साथ ही काशी, अयोध्या और मथुरा को लेकर भी कई सारे प्रावधान इस बजट में हो सकते हैं। तो 5.5 लाख करोड़ का बजट और खास फोकस किसानों पर और नौजवानों पर। योगी सरकार अपना आखिरी और पूर्ण बजट 22 फरवरी को पेश करेगी। बाकायदा इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की बजट को लेकर समीक्षा बैठक भी की है और सरकार का सबसे बड़ा बजट होगा। किसानों पर फोकस होगा, नौजवानों पर फोकस होगा और रोजगार, उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, वो चाहे फिल्म सिटी की बात हो, गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में निवेश की बात हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी खास होगा, अहम होगा, क्योंकि केंद्र के बजट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर रही है और उत्तर प्रदेश के इस बजट में हर वर्ग के लिए खास होगा, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जो नौजवान हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़ी योजना लाने की सरकार तैयारी करे। इसके साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा यानी जो धार्मिक क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए अयोध्या पर फोकस होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट। तो निश्चित तौर पर 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना भारी भरकम बजट पेश करेगी और इसके लिए तैयारियां
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ 22 फरवरी का इंतजार होगा। हालांकि 18 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। लगभग 5.5 लाख करोड़ से अधिक का उत्तर प्रदेश का ये बजट होगा, क्योंकि 2022 में चुनाव है, उससे पहले कि ये सबसे बड़ा बजट होगा। हालांकि बाद में सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है, योजनाओं को देखते हुए, विकास को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। वो चाहे किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उत्तर प्रदेश में नौकरियों और रोजगार की बात करें, सब मुद्दों पर यह बजट पेश होगा और पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। 22 फरवरी का इंतजार होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना आखिरी और सबसे बड़ा बजट पेश करेगी, क्योंकि उसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। राज्यसभा में आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों की विदाई हुई और इस विदाई भाषण में प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में गुजरात के लोगों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुजरात के घायलों को तुरंत मदद पहुंचाई थी। गुलाम नबी आजाद को देश की फिक्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, आजाद को रिश्ते निभाना आता है। तो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। तो ऐसे कुल 4 सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनके ही विदाई का ये दौर था। और वाकई में जो एक पूरी जिंदगी जिस ढर्रे पर आप चलकर आते हैं और उससे जब आप जुदा होते हैं, विदा होते हैं, तो वो क्षण भावुक होता है, जो आज नजर आया। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। मऊ में मुख्तार अंसारी से पीड़ित और कारोबारी अशोक सिंह ने मुख्तार मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बड़ा ही भावुक पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि अगर मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। अशोक सिंह, मन्ना सिंह और राम सिंह हत्याकांड के पैरवीकार और पीड़ित हैं और पूरा परिवार सालों से दहशत में है मुख्तार के। तो चिट्ठी में अशोक सिंह ने लिखा है कि यूपी में योगी सरकार के आने से न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन पंजाब सरकार के रवैये से वो निराश है। तो ये एक और चिट्ठी जो लिखी गई है प्रियंका गांधी को मुख्तार अंसारी को लेकर। और इससे पहले भी यहाँ पर जो बीजेपी के नेता विधायक हैं अलका, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आखिर क्यों नहीं एक महिला होकर महिला का दर्द समझ रही हैं प्रियंका गांधी। और ऐसा ही एक कारोबारी ने भी पत्र लिखा है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां बीमार आरोपी की जान चली गई। बीमार आरोपी की इलाज के दौरान मौत हुई। एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इन तीनों में से एक आरोपी पहले से ही बीमार था। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। तो ये खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक मामले का आरोपी जो पहले से ही बीमार चल रहा था उसने दम तोड़ दिया है। तो जेल में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल उसको ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। कुछ लोग सवाल बड़ा हो जाए।